रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के राइज की बात की थी। साथ ही बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट शुरू हुए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में भी जाना था। इसके अलावा होम रूल लीग्स को भी समझ लिया था। ये सभी डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रिलेटेड थे। लेकिन देश की आजादी के लिए सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही स्ट्रगल नहीं कर रही थी। कांग्रेस के बाहर भी बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे। इन्हीं में से एक स्ट्रैंड है रेवोल्यूशनरीज का। इसलिए आज हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के फर्स्ट फेज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, रीजंस फॉर इमर्जेंस। दोस्तों, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी कि एक्सट्रीमिज्म के बाय प्रोडक्ट के रूप में ही होती है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने ही शुरुआती दौर में रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया था। हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स के रिप्रेशन के कारण ओपन मूवमेंट का डिक्लाइन शुरू हो गया था। ऐसी सिचुएशन में बहुत से यंग पेट्रियट्स थे जो चुप नहीं बैठ सकते थे। गवर्नमेंट जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का रास्ता बंद कर देती है, तब ये यंग लीडर्स सीक्रेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के सिवियर रिप्रेशन ने इनका गुस्सा भी बढ़ा दिया था, इसलिए ये उनसे बदला भी लेना चाहते थे। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के शुरू होने का एक कारण एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का फेलियर भी था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स यूथ के जोश को सही दिशा दिखाने में असफल हो गए थे। ब्रिटिश रिप्रेशन के बाद किस तरह मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए, इसका कोई एक्शन प्लान इन लीडर्स के पास नहीं था। ऐसी सिचुएशन में यूथ को जो भी रास्ता सही लगता है वो उसकी तरफ चल देते हैं। ये रास्ता और कुछ नहीं बल्कि क्रांतिकारी पथ ही था। आइए अब समझते हैं रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी क्या थी और इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या था। द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। दोस्तों, क्रांतिकारियों की बेसिक आइडियोलॉजी थी ब्रिटिशर्स को फोर्स के जरिए इंडिया से बाहर निकालना। इसके लिए वो रशियन निहिलिस्ट और आयरलैंड के नेशनलिस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये लोग इंडिविजुअल हेरोइक डीड्स में यकीन करते थे। इंडियन रेवोल्यूशनरीज भी इनके ही दिखाए मार्ग पर चलते हैं और अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे उनका एम था ब्रिटिशर्स के दिल और दिमाग में टेरर पैदा करना, साथ ही देश के लोगों की फीलिंग्स को अराउज करना, जिससे वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्रांति करने के लिए तैयार हो जाएं। इनके एक्शन प्रोग्राम में सीक्रेट एसोसिएशंस एस्टैब्लिश करना, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और स्वदेशी डेकोइटी डालना भी शामिल था। ये तो बात हुई रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी और उनके बेसिक एक्शन प्लान की। अब बात करते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन में होने वाली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स की। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधि का ट्रेडिशन कोई नया नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट से पहले भी हमें कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही यूरोपियंस का पहला पॉलिटिकल मर्डर कमिट हुआ था। 22 जून 1897 को बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर पूना प्लेग कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर रैंड को गोली मार देते हैं। हालांकि गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट, जो मिस्टर रैंड के मिलिट्री एस्कॉर्ट थे, उनको भी गोली लग जाती है। इसके बाद चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट करके फांसी की सजा सुना दी जाती है। चापेकर ब्रदर्स का ये एक्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का पहला उदाहरण भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक अपने न्यूज़पेपर केसरी में चापेकर ब्रदर्स के इस एक्शन की तारीफ में एक आर्टिकल लिखते हैं। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा देती है और तिलक को 18 मंथ्स के रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। 1899 में वीडी सावरकर और उनके भाई नासिक में मित्र मेला नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं। मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत नाम की सोसाइटी के साथ मर्ज हो जाती है। जल्दी ही नासिक, पूना और बॉम्बे बॉम्ब मैन्युफैक्चर के सेंटर्स के रूप में उभरते हैं। 1909 में अभिनव भारत के मेंबर अनंत लक्ष्मण कन्हारे नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर देते हैं। ब्रिटिश इंक्वायरी में पाया जाता है कि यह हत्या एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। ये कंस्पिरेसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करना। इसमें 38 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है,
साथ ही यह भी पाया जाता है कि सावरकर इस कंस्पिरेसी के लीडर हैं, इसलिए उन्हें आजीवन देश निकाला की सजा सुना दी जाती है और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। इस तरह बंगाल में भी बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। 1903 में पुलिन दास ढाका में अनुशीलन समिति की पहली ब्रांच शुरू करते हैं। पी नाथ मित्र कलकत्ता में इसकी एक और ब्रांच शुरू करते हैं। 1906 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त मिलकर युगांतर समिति स्टैब्लिश करते हैं। इसी नाम से ये एक न्यूज़पेपर भी निकालते हैं। इस न्यूज़पेपर में एंटी ब्रिटिश आइडियाज को छापा जाता था और लोगों में नेशनलिज्म की भावना का प्रसार किया जाता था। 1907 में ईस्टर्न बंगाल और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने के असफल प्रयास भी किए गए थे। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज मिस्टर किंग्सफर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। इनके ऊपर बॉम्ब फेंकने की जिम्मेदारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को दी गई थी, लेकिन गलती से बॉम्ब मिस्टर कैनेडी के कैरेज पर गिर जाता है और 2 लेडीज इसमें मारी जाती हैं। प्रफुल्ल चाकी और बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। चाकी तो खुद को ही गोली मार लेते हैं, जबकि बोस के खिलाफ ट्रायल होता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। 1908 में ही गवर्नमेंट कलकत्ता में मानिकतला गार्डन्स और बाकी जगह अवैध हथियारों की तलाशी का अभियान चलाती है। इसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें औरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष भी शामिल थे। इन सभी लोगों के ऊपर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जाता है। औरबिंदो घोष को एविडेंस न होने की वजह से छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को सजा सुनाई जाती है। इस तरह बंगाल भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1906 से 1917 के बीच बंगाल में डिकॉइटीज के 110 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 60 से ज्यादा मर्डर अटेम्प्ट हुए थे ब्रिटिश ऑफिसर्स पर। पंजाब में भी हमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां लाला लाजपत राय और अजीत सिंह मुख्य रूप से लीड कर रहे थे। लाला जी, जिन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब जैसे नाम से जाना जाता है, पंजाबी नाम का न्यूज़पेपर निकालते हैं जिसका मोटो होता है किसी भी कीमत पर सेल्फ हेल्प। अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के अंकल थे, वो लाहौर में अंजुमने मोहसीबाए वतन नाम से एक क्रांतिकारी संस्था शुरू करते हैं। संस्था भारत माता नाम से एक जर्नल भी प्रकाशित करती है, लेकिन पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर जल्दी ही रोक लगा दी जाती है, क्योंकि मई 1907 में गवर्नमेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स पर बैन लगाने के साथ लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर देती है। इसके अलावा दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में भी वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। बिहार, उड़ीसा और यूपी में भी क्रांतिकारी एक्टिव थे, लेकिन बाकी एरियाज के कंपैरिजन में यहां प्रभाव कुछ कम देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो बात हुई देश के अंदर चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों की। आइए अब बात करते हैं ऐसे क्रांतिकारियों की जो देश के बाहर से आंदोलन कर रहे थे। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। दोस्तों, गवर्नमेंट के रिप्रेशन की वजह से बहुत से क्रांतिकारी विदेश चले जाते हैं और वहीं से अपना संघर्ष जारी रखते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ये लंदन में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सेंटर का काम करता है और इंडिया से रेडिकल यूथ को लंदन लाने के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक जर्नल भी शुरू करते हैं। सावरकर और लाला हरदयाल जैसे रेवोल्यूशनरीज इंडिया हाउस का मेंबर बन जाते हैं। इसी सर्कल के मदन लाल ढींगरा 1909 में कर्जन वाइली, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, की हत्या कर देते हैं। लंदन के अलावा पेरिस में मैडम भीकाजी कामा, जो कि एक पारसी रेवोल्यूशनरी थी, वंदे मातरम नाम का अखबार निकालती हैं। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इंडियन फ्लैग को फहराया था। यह फ्लैग मैडम भीकाजी कामा और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर डिजाइन किया था और आगे जाकर यह इंडिया के नेशनल फ्लैग के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है। जर्मनी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को लीड कर रहे थे।
इनके न्यूज़पेपर का नाम तलवार था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद ये जर्मन फॉरेन ऑफिस की हेल्प से जिम प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश की जाती है। इसमें वीरेंद्र नाथ के अलावा भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल जैसे रेवोल्यूशनरीज भी शामिल थे। इनका प्लान इंडिया में आर्म्ड रिबेलियन इंसाइट करना था। इसके लिए ये आर्म्स और वॉलंटियर्स को इंडिया में भेजने की तैयारी करते हैं। प्लान के अनुसार ओडिशा के बालासोर में हथियार पहुंचने थे और बंगाल के क्रांतिकारी बाघा जतिन इन्हें लेने आने वाले थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इनके प्लान की भनक लग जाती है और पुलिस फायरिंग में बाघा जतिन मारे जाते हैं। दोस्तों, इंडिया के बाहर सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप था गदर पार्टी। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। गदर पार्टी। दोस्तों, गदर पार्टी का इनिशियल नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था और इसे 15 जुलाई 1913 को लाला हरदयाल, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा और भाई परमानंद जैसे लीडर्स के नेतृत्व में यूएसए में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को में था। ये लोग गदर नाम से एक पत्रिका भी पब्लिश करते थे, जिसमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात होती थी। गदर पार्टी इंडिया में क्रांति लाना चाहती थी और इनके इस प्लान को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं 1914 के दो इवेंट्स। पहला था कोमांगाटा मारू इंसिडेंट और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कोमांगाटा मारू इंसिडेंट की डिटेल्स जानना थोड़ा जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, कोमांगाटा मारू एक शिप का नाम था जो 376 पैसेंजर्स को सिंगापुर से वैंकूवर यानी कनाडा ले जा रही थी। ये पैसेंजर्स मोस्टली सिख और पंजाबी मुस्लिम्स थे। जब ये शिप कनाडा के कोस्ट पर पहुंचती है तो कैनेडियन अथॉरिटीज लोगों को शिप से उतरने की परमिशन देने में देरी करती है और लगभग 2 महीने तक शिप कोस्ट पर ही अटकी रहती है। इसके बाद इन्हें वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैनेडियन अथॉरिटीज ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में करती हैं। शिप सितंबर 1914 में कैलकाटा वापस पहुंचती है। वहां इन्हें तुरंत पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठने का ऑर्डर दिया जाता है। पहले से ही इतनी लंबी यात्रा करने की वजह से ये लोग परेशान थे। ऐसे में ये ट्रेन में बैठने से मना कर देते हैं और इसी बात पर पुलिस के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कैलकाटा के पास बजबज नाम की जगह पर यह कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसमें 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स को विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। गदर पार्टी 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरिसन्स में आर्म्ड रिवोल्ट की डेट को भी फिक्स कर देती है, लेकिन उनका यह प्लान लास्ट मोमेंट पर धोखेबाजी की वजह से खराब हो जाता है। उनका ही एक मेंबर ब्रिटिश अथॉरिटी से जा मिलता है और ब्रिटिशर्स फौरन एक्शन लेते हुए रिबेलियस रेजिमेंट्स को डिसबैंड कर देते हैं। लीडर्स को अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाता है और करीब 45 लोगों को फांसी भी दी जाती है। रोश बिहारी बोस जापान भागने में सफल होते हैं और वहां से अपना संघर्ष जारी रखते हैं। दोस्तों, गदर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस उनकी आइडियोलॉजी में है। ये पूरी तरह सेक्युलर अप्रोच के साथ मिलिटेंट नेशनलिज्म की सीख देते हैं। पॉलिटिकली और मिलिटरीली तो शायद ये फेल हो जाते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप की कमी थी। इसके साथ ही ये आर्म्ड रिवोल्ट के लिए हर लेवल पर जरूरी प्रिपरेशन को भी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह इंडिया से बाहर रहकर भी रेवोल्यूशनरीज देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, यह था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का फर्स्ट फेज। रेवोल्यूशनरी भले ही एक बड़ी क्रांति करके ब्रिटिशर्स को देश से भगाने में असफल रहते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन अनमोल है। अपनी एक्टिविटीज से इन्होंने लोगों में नेशनलिज्म की भावना को और ज्यादा प्रबल बनाया था। इनकी वजह से देशवासियों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। ये इन क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज का ही नतीजा था कि ब्रिटिश रूल का डर लोगों में से निकलना शुरू हो जाता है।